Hello everyone, myself Sakshi Ujane, student of Siddhivinayak Institute. Today we will learn about body fluids and circulation, class 11 biology, chapter 18th. ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सर्कुलेशन जो है, ये जो प्रोसेस है वो हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होती है. सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन टाइप्स होते हैं. एक होता है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. सबसे पहले तो हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे. ब्लड जो होता है हमें जैसे पता है ब्राइट रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड होता है. ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.5 होती है. ब्लड की पीएच 7.5 होती है. ब्लड जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन Hb प्रेजेंट रहता है. और ये जो Hb है वो हमारे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, ब्लड के थ्रू O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट पास करता है. मतलब ये जो ब्लड है वो ब्लड आरबीसी जो है वो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को फ्लो करने का काम करता है. उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट्स में आ जाते हैं. सबसे पहला आ जाएगा ब्लड में सबसे पहले आ जाएगा ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है. लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा. ठीक है. और जो ब्लड सेल होता है वो सॉलिड पार्ट होता है. सॉलिड पार्ट होता है. ठीक है. जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो टोटल 55% अबाउट टोटल ब्लड होता है. और जो हमारा ब्लड सेल होता है वो 45% अबाउट ब्लड होता है. ठीक है. तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, जैसे कि हमने देखिए. अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड प्लाज्मा के ऊपर. ब्लड प्लाज्मा, ठीक है. ब्लड प्लाज्मा को अगर हम डिस्कस करने की बात करते हैं तो ब्लड प्लाज्मा का जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो लिक्विड है तो ऑब्वियसली उसमें सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा. तो हम देख रहे हैं ब्लड प्लाज्मा. ठीक है. जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब 90 to 92% जो होता है वो H2O होता है. 90 to 92% क्या होता है? H2O होता है. और बाकी 10 to 8% जो बचा उसमें से 7% जो होता है हमारे प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है. हमारे प्रोटीन्स होते हैं. और अदर जो 3% बच रहा है उसमें हमारे अदर कंपोनेंट्स होते हैं. अदर कंपोनेंट्स होते हैं. ओके. तो इसमें अदर कंपोनेंट्स में हम क्या देख लेंगे? अदर कंपोनेंट्स में हम बोल सकते हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, ऑक्सीजन बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल, बोल सकते हैं हम, या फिर और भी बहुत कुछ. जैसे कि हमारे बॉडी में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही तो फ्लो होता नहीं है, हमारे पास एंजाइम्स भी फ्लो होते हैं. एंजाइम्स फ्लो होते हैं. एंजाइम के साथ साथ आयंस हो जाते हैं. ठीक है. जो इन 3 कंपोनेंट्स, जो अदर कंपोनेंट्स लिए हमने 3% अदर मटेरियल्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, एंजाइम्स और आयंस एंड ETC. इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे 7% प्रोटीन. ये जो 7% प्रोटीन होता है उसमें हमारे पास कुछ मेन प्रोटीन्स है, जैसे कि फर्स्ट फिब्रिनोजीन, प्रोथ्रोम्बिन हो गया. उसके बाद हो गया हिपैनिन, एंटीथ्रोम्बिन, अल्ब्यूमिन हो गया और हो गया ग्लोब्यूलिन. ठीक है.
तो हमारे पास ये मेन कुछ टाइप्स प्रोटीन हो जाते हैं, मेन प्रोटीन्स, जिसमें से जो प्रोटीन होते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन जो प्रोटीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड के क्लॉटिंग के लिए। ये होते हैं क्लॉटिंग, ये हो जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड के क्लॉटिंग के लिए। सेकेंड हो जाते हैं हिपैनिन एंड एंटीथ्रोम्बिन, ये करते हैं हमारे ब्लड के एंटी क्लॉटिंग के लिए, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स। जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो जितना ज़्यादा क्लॉटिंग होगा उसके क्लॉटिंग के किसी % में उसको रोकने के लिए एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, इसीलिए वो प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास है अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ग्लोब्यूलिन, जैसे कि हमको पता है जो ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूलिन हीमोग्लोबिन, ये जो ग्लोब्यूलिन रहता है वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है? डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में इतने कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले देख लिया, वाटर होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स, अदर सब्सटेंस भी हम बोल सकते हैं। ये मेन टाइप के कंपोनेंट्स। प्रोटीन्स आपके पास आ जाते हैं। प्रोटीन्स में कितने फैक्टर्स होते हैं हमारे क्लॉटिंग के लिए, एंटी क्लॉटिंग के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोसिस के लिए एंड डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमने ब्लड प्लाज्मा देख लिया, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हमको जो सेकेंड टॉपिक देखना है वो ब्लड सेल्स, ठीक है। जो ये ब्लड सेल्स है इसके भी हम 3 मेन कंपोनेंट्स कर लेते हैं। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स है, फर्स्ट आ जाता है आरबीसी, इसमें सेकेंड आ जाता है फर्स्ट, जैसे कि हमने देखा था आरबीसीज, सेकेंड देखेंगे डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये जो आरबीसीज है, सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आरबीसी जो ब्लड है उसका शेप बायकॉन्केव होता है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं बायकॉन्केव इन शेप, ठीक है। इसका जो अगर हम शेप ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसका शेप ऐसा कुछ होता है, ऐसे टाइप का इसका शेप हो जाएगा, ठीक है। यह है हमारी आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता। इस जो आरबीसी की सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इस सेल को इन्यूक्लिएटेड सेल भी बोला जाता है। इन्यूक्लिएटेड सेल होती है आरबीसी की सेल, क्योंकि इसके अंदर एक भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाती है? इन्यूक्लिएटेड सेल हो जाती है। सेकेंड हम देखेंगे कि जो आरबीसी होती है इसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से उसमें रेड कलर आता है। तो इसका कलर क्या होगा? इसका कलर ब्राइट रेड हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इसीलिए, ठीक है। और जो आरबीसी है ये टोटल 5 to 5.5 मिलियन पर mm के क्यूब में प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है? 5.5 मिलियन पर mm क्यूब के मतलब इतना प्रेजेंट होता है। ये पूरे ब्लड में 5 to 5.5 मिलियंस प्रेजेंट होती है जो हमारी आरबीसी है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा आरबीसी होती है, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। आरबीसी 120 डेज तक लाइफ स्पैन कर सकती है। जैसे कि ये हमारी आरबीसी है, ये सबसे पहले ये जो आरबीसी है ये सबसे पहले हमारी लीवर की तरफ जाएगी, ठीक है। लीवर की तरफ जाएगी, लीवर क्या करेगा? इसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो
तो जैसे कि ये हीमोग्लोबिन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब बची सिर्फ ये बॉडी, ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचेगा, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ बॉडी बचेगी हीमोग्लोबिन की। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, ये बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है स्प्लीन। लीवर से कहाँ जाएगी ये, इसकी बॉडी स्प्लीन में जाएगी, ठीक है, स्प्लीन में जाएगी। स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे कि देखिए ये हमारा स्टमक, ये स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक के जस्ट स्लाइटली साइड में स्प्लीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है वो स्प्लीन होता है, और यहाँ पे आरबीसी जो है उसका फाइनल डिस्ट्रॉयमेंट होता है, कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। जैसे कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो वाइट कलर होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वाइट कलर नहीं होती है, कलरलेस होती है, ये कलरलेस होती है, ठीक है, कलरलेस होती है। और इसी को इसीलिए ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और जैसे इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं ना, इसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड, इरिथ्रो मतलब रेड, और साइट्स मतलब सेल, ठीक है। तो जैसे ये डब्ल्यूबीसी है, ये कलरलेस होती है, इसलिए हम इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी होती है वो टोटल 6000 टू 8000 प्रेजेंट होती है टोटल ब्लड में, ठीक है। 6000 टू 8000 प्रेजेंट होती है टोटल ब्लड में। इसके अब हम अगर देखें तो ये कलरलेस होती है, और ल्यूकोसाइट्स भी हम इसको बोलते हैं। वैसे जो प्लेटलेट्स होती है वो भी हमारी क्या होती है, कलरलेस होती है। इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो कितनी प्रेजेंट होती है, टोटल 6000 टू 8000 प्रेजेंट होती है। इसके और दो मेन कंपोनेंट्स पड़ जाते हैं, जैसे कि अब हम डब्ल्यूबीसी के दो मेन कंपोनेंट्स देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का फर्स्ट मेन कंपोनेंट क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स, और ये अग्रैन्युलोसाइट्स है, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में और 3 टाइप आ जाते हैं, और ये 3 कंपोनेंट्स में कंसिस्ट करती है। सबसे फर्स्ट आ सकता है एसिडोफिल्स, सेकंड आ जाता है बेसोफिल्स, एंड थर्ड आ जाता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो जैसे कि हम फर्स्ट देखेंगे एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स जो होते हैं, हम डब्ल्यूबीसी में से ग्रैन्युलोसाइट्स देख रहे हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब उनकी जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, इसलिए वो ग्रैन्युलोसाइट्स। जैसे कि हम यहाँ पे एसिडोफिल्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी सेल, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बायलोब्ड होता है। इसका न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है। इसके न्यूक्लियस में जो मतलब इसका न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो बायलोब्ड होता है। इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस होता है। बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये टोटल 2 to 3% अबाउट डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमको देखना चाहेंगे इसके फंक्शंस, एसिडोफिल्स के फंक्शंस, तो एसिडोफिल्स को हम इसको हम एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन होता है कि जो स्वेलिंग है या इन्फ्लामेशन है उसको कम, मतलब उसके थ्रू जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन परफॉर्म करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एसिडोफिल्स। बेसोफिल्स की डायग्राम। बेसोफिल्स जो होता है वो ट्विस्टेड होता है, उसका न्यूक्लियस जो होता है उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एस शेप।
एस शेप्ड होता है या फिर ट्विस्टेड होता है, इसमें भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो टोटल 0.5 to 1% अबाउट टोटल WBC प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका फंक्शन होता है इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं ये इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग देने का काम करता है, ये स्वेलिंग देने का काम करता है। ठीक है, ये जो बेसिडोफिल्स होते हैं वो इंजरी के साइड पर, अगर आपको कोई इंजरी हो गई है तो ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन, मतलब वो आपके इंजरी के साइड पे स्वेलिंग देने का काम करेंगे। ठीक है, अब अपने पास बच गए न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो हमारे पास सबसे ज़्यादा, मतलब हम इसकी डायग्राम निकाल लेते हैं, ये जो होते हैं वो बायलोब्ड होते हैं, मल्टीलोब्ड होते हैं, सॉरी, ये जो होते हैं वो मल्टीलोब्ड होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, ये करते हैं ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं, ठीक है, ये कितने प्रेजेंट होते हैं, टोटल 60 to 65% प्रेजेंट होते हैं अबाउट टोटल WBC। ठीक है, इतना प्रेजेंट होता है और इसका सबसे मेन काम होता है फैगोसाइटोटिक सेल, मतलब एबिलिटी टू एनगल्फ बैक्टीरिया और पैथोजन जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। बैक्टीरिया और पैथोजन्स डिस्ट्रॉय देम एंड एनगल्फ, मतलब उनको खा जाना, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खा जाना, मतलब उनको मार कर जो खा जाते हैं उन सेल्स को बोलते हैं फैगोसाइटोटिक सेल। तो ये जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रोफिल्स देते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे जो WBC होती है उसमें न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं 60 to 65%। अब देखते हैं ऑर्गेन्युलोसाइट्स। ऑर्गेन्युलोसाइट्स में हमारे दो टाइप्स आ जाते हैं, दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है लिम्फोसाइट्स और सेकेंड आ जाता है मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना वो 20 to 25% होते हैं अबाउट टोटल WBC, 20 to 25%। और ये क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी मेंटेन करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, 20 to 25% होते हैं और इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। इसके और दो टाइप्स आ जाते हैं, इसके जो और दो टाइप्स आ जाते हैं उसमें क्या क्या आ जाते हैं, बी लिम्फोसाइट आ जाते हैं और आ जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स से वो एंटीबॉडी देते हैं। एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करते हैं, इनका फंक्शन सिर्फ इतना ही होता है कि वो बैक्टीरिया या पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएं, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है कि ये क्लोन फॉर्मेशन, ये क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, मतलब अपने जैसी और बहुत सारी सेल्स बनाने की एबिलिटी रखते हैं और ये क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, तो इतना तो हो गया क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स है 20 to 25% प्रेजेंट होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद मोनोसाइट्स, हम मोनोसाइट्स देखेंगे। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो टोटल 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 6 to 8%। और ये क्या करते हैं कि इंजरी के साइट पर जाकर ये शो करते हैं मैक्रोफेजेस शो करते हैं। ठीक है, ये मोनोसाइट्स जो होते हैं वो इंजरी के साइट पर जाकर जो होते हैं मैक्रोफेजेस शो करते हैं, मैक्रोफेजेस शो करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी WBC पढ़ लिया। अब हमारा जो टॉपिक आता है हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है
प्लेटलेट्स, ठीक है। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो होती है क्लोनिंग। ये जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो क्लोनिंग करने का काम करते हैं। हमारे बॉडी में टोटल 1.5 to 3.5 लैक्स के अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लैक्स के अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में क्लॉटिंग का काम करते हैं। जैसे कि अगर हमारे सपोज हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट में इंजरी हो गई, उस इंजरी में जो ब्लड रिलीज़ होता है, उस सपोज ये एक इंजरी है, देखो ये एक इंजरी है, यहाँ पे अगर इंजर्ड है तो ये ऐसे ब्लड फ्लो होगा, इसमें ब्लड फ्लो होगा। बट अगर ये ब्लड ऐसे ही फ्लो होते रहा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगी, ब्लड की लेवल कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे इसको क्लॉट करने, मतलब इसकी क्लॉटिंग करने के लिए भी कुछ फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस होती है, ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इसको ऐसे क्लॉट करने के लिए या इसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए हमारे पास प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये मेगा कार्योसाइट्स दिखाते हैं। मेगा कार्योसाइट्स जो होता है, मेगा कार्योसाइट्स मेगा कार्योसाइट शो करते हैं। मेगा कार्योसाइट शो करते हैं मतलब कि ये जो होते हैं वो हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होता है थ्रोम्बोनिन, हमारे बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मेगा कार्योसाइटिक सेल, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या करेंगे कि हमारे बॉडी में जो थ्रोम्बोनिन प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में जो थ्रोम्बोनिन प्रेजेंट है उसको वो एंजाइम को हम सबसे पहले तो वो रिएक्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन के साथ, प्रोथ्रोम्बिन के साथ। मतलब ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोसाइट्स, अगर हम इसको थ्रोम्बिन ना लिखते थ्रोम्बोसाइट्स से लिख देते हैं। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करके इसको थ्रोम्बिन बनाते हैं, ठीक है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, बट जो हमारा थ्रोम्बिन होता है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। एक्टिवेटेड फॉर्म होता है हमारा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो होता है वो एक्टिवेटेड होता है। जैसे कि हमने एक और क्लॉटिंग फैक्टर देखा था, फिब्रिनोजीन, फिब्रिनोजीन देखा था। फिब्रिनोजीन जो होता है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में अभी प्रेजेंट है, बट उसको एक्टिवेट करने के लिए जो होता है थ्रोम्ब, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेट करके इसको जो बनाता है वो फिब्रिन, फिब्रिन बनाता है। और फिब्रिन और थ्रोम्बोनिन, फिब्रिन और थ्रोम्बोनिन जो है वो दोनों क्लॉटिंग करने का काम करते हैं। और इसी वजह से इस इंजरी के साइड पर ऐसे क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो फैगोसाइटोटिक, सबसे पहले जो ये प्लेटलेट्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ऑफ एंटी क्लॉटिंग, मतलब सॉरी क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। जो ये क्लॉटिंग करवाते हैं वो मेगाकार्योटिक्स के वजह से करवाते हैं, मेगाकार्योसाइट्स की वजह से कर पाते हैं, क्योंकि इसके पास जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।